Welcome back in my channel. Today we are going to study class 9 economics chapter 4 food security in India. This is a second part of the chapter. If you are new please subscribe my channel. तो इसमें थोड़ा प्रीव्यू देख लेते हैं कि पहले जो फूड सिक्योरिटी का जो पहले पार्ट्स में क्या क्या डिस्कस किया था उसमें देखा था कि फूड सिक्योरिटी का मीनिंग भी होता है अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। मतलब इसका मतलब होना चाहिए कि हमें खाना पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, और एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होना चाहिए कि वो जो भी खाना है वो हर लोगों में जिन जिन लोगों को उसकी ज़रूरत होती है उसके लिए वहाँ तक पहुँचना चाहिए। अफोर्डेबिलिटी होने की लोगों के पास इतनी परचेजिंग पावर होनी चाहिए, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि वो उस अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट उसको भी पूरा कर सकें। फिर हमारा था कि फॉर फूड सिक्योरिटी क्या था, हमें पता है कि फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी फूड प्रोडक्शन है हमारी कंट्री में। फिर हमारी एक्सेसिबिलिटी सब प्रत्येक पर्सन को तक पहुंचना चाहिए। अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए, इंडिविजुअल के पास इतनी मनी होनी चाहिए ताकि वो सफिशेंट मात्रा में वो अपने न्यूट्रिशन वाले जो खाने को अपनी डाइटरी में इंक्लूड कर सके। फिर क्यों सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है? सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है कि यदि तो लोग वाग वो करेंगे तो उससे बहुत सारी बीमारियाँ होंगी। लगातार स्ट्रेस या भूखमरी के कारण क्या हो जाएगा कि वे एक एपिडिक आ जाएगा, एपिडेमिक आ जाएगा, महामारी आ जाएगी जिसको फैमिली बोलते हैं। और 1943 में क्या होता है, बंगाल में हुआ आया था जिससे बहुत सारे लोग मरे थे। अब ये देखते हैं पिक्चर कि स्टारवेशन जो विक्टिम है वो क्या नाम है रिलीफ सेंटर में पहुंची थी, तो किस तरह की कंडीशन हो गई थी उनकी वहाँ से पहुँच। आज हम देखते हैं स्टोरी ऑफ अहमद कि अब इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या है कि अहमद एक रिक्शा वाला पुलर है बेंगलोर में। ही हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम द जुमरी तलैया, वो मतलब शिफ्ट हुआ है जुमरी तलैया से आया है, जो अपने 3 भाई के साथ 2 सिस्टर एंड द उसके और पेरेंट्स जो उसके माता पिता है वो ही स्टे इन द झुग्गी, वो झुग्गी में रह रहा है क्योंकि वो गरीब हैं, इसलिए वो जो दूसरी तरह की जो मतलब हाउस वगैरह है वेल सेटल्ड है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। द सर्वाइव ऑल द मेंबर इज़ द फैमिली डिपेंड ऑन इज डेली अर्निंग। और जो भी इसके आप कह सकते हो 3 भाई हैं, 2 सिस्टर है, उसके जो पेरेंट्स है सब पूरी तरह से उस रिक्शा वाले की जो अर्निंग है उसी पे डिपेंड है। फिर आगे इसमें देखते हैं कि जो ही डज नॉट द हैव इन द सिक्योर एम्प्लॉयमेंट, आप कह सकते हो कि लेकिन जो ये रिक्शा चलाने वाला है अहमद, तो इसके पास क्या है कि परमानेंट सिक्योर नहीं है कि उसको मतलब लगातार इसको काम मिलेगा नहीं मिलेगा, और फ्लैक्चुएट करती रहती है उसकी अर्निंग। कभी तो क्या होता है कि सम डे ही गेट इन द इनफ द अर्निंग फॉर द हिम द सेव द सम अमाउंट आफ्टर द बाइंग ऑल द हिज द डे टू डे नेसेसिटी। मतलब क्या है कि एक दिन तो ऐसा होता है कि उसकी काफ़ी ज़्यादा इनकम हो जाती है ताकि वो थोड़ा सा सेव कर सकता है अपना वो अमाउंट, ताकि वो अगले दिन के रोज़मर्रा की जो नेसेसिटी है मतलब आवश्यकता है उसको पूरी कर सकें। ऑन द अदर डेज कह सकते हैं ही द बेयरली द अर्न द इनफ टू बाई हिज द डेली नेसेसिटी। और कभी तो क्या होगा दूसरे दिन कैसा होगा कि उसके पास इतनी भी इनकम नहीं होती ताकि वो अपने डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। हाउएवर द फॉर्चुनेटली और अहमद हैज़ द येलो कार्ड, वैसे आप कह सकते हैं कि भाग्यवश उसके पास एक येलो कलर का कार्ड है जिसको हम पीडीएस कार्ड बोलते हैं। और बिलो इन द पॉवर्टी लाइन, क्योंकि वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है इसलिए जो उसकी रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट नहीं होती, इसलिए उसको पीडीएस कार्ड को प्रोवाइड किया है। ये जो कार्ड है अहमद सफिशेंट क्वांटिटी मिल जाती है उसको वीट की, गेहूँ की या चावल की या फिर शुगर की या आप कहते हैं कैरोसिन तेल की, जो भी उसकी डेली यूज़ में जो भी आवश्यकता है वो आप कह सकते हो। और ही कहते दिस ए एसेंशियल द हाफ ऑफ द मार्केट वैल्यू, इसका मतलब कहते हैं कि इनको उसको जैसे सपोज करो आप कह सकते हो कि वीट की जो यदि कीमत है, आप एग्जांपल कर सकते हो 50 है तो इसको 25 में मिल जाती है। राइस है सपोज करो इसको आप मतलब कह सकते हो कि 54 में है तो 27 में, तो इसको हाफ रेट पे जितने मार्केट प्राइस में मतलब वैल्यूज़ है हमारे वीट वगैरह की तो उससे मिल जाती है। ही परचेज द मंथली द स्टॉक इन द ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर डे, और इससे क्या हो जाता है कि वो उसके पास इतना स्टॉक हो जाता है, मतलब मंथली स्टॉक उसको मिल जाता है ताकि वो अपनी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। वैन द राशन शॉप इज़ द ओपन फॉर द बिलो पॉवर्टी लाइन, और जब भी जो राशन है उसकी दुकान खुली होती है और क्योंकि उन्हीं के लिए होती है कि जो पॉवर्टी गरीबों के लिए होती है, तो इन दिस वे अहमद इज द एबल टू एड आउट इज सर्वाइवल विद द लेस दैन द सफिशेंट अर्निंग फोर इज द बिग एंड द वेदर ही इज़ द ओनली द अर्निंग मेंबर। और इसी कारण जो भी उसको ये एडिशनल सहायता देती है, गवर्नमेंट एडिशनल सहायता देती है उनको, जो भी फूड है रिक्वायरमेंट है उनको उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट मतलब उनको प्राइस मार्केट प्राइस से भी कम हो जाता है। तो इससे वो क्या होता है कि उसकी जो कम से कम जो कीमत होती है उससे वो अपने डेली मर्रा की चीज़ मतलब जो भी ज़रूरत है उसको पूरा कर लेते हैं और अपने जो फैमिली का पेट भर लेते हैं। अब इसमें
अब ये थोड़ा सा मतलब इसी से डिस्कशन है कि डज द अहमद हैव द रेगुलर इनकम, क्या उसके पास रेगुलर इनकम नहीं है। हाउ डज इन द येलो कार्ड द हेल्प, वो कैसे करता है कि ताकि वो अपनी फैमिली को जो भी मतलब स्मॉल अर्निंग के साथ साथ भी वो अच्छा कर सके, क्योंकि उससे पीडीएस से क्या होगा कि उसको क्या हो जाएगा कि जो वीट राइस वगैरह उनको थोड़े कम रेट पर उसे वो मिल जाएगा। द सोशल कंपोजिशन अलोंग विद इनएबिलिटी टू बाई इन द फूड आल्सो द प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सिक्योरिटी। आप कह सकते हो कि सोशल कंपोजिशन होता है वो काफ़ी एक्यूकता प्रोवाइड करता है कि जो भी उन्हें इनसिक्योरिटी के लिए, जैसे आप कह सकते हो सोशल मतलब इसमें SC ST है या बैकवर्ड है, या फिर आप कह सकते हो क्लाइमेटी से या फ्लड वगैरह से जो भी कोजेज लोग होते हैं तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं इस तरह की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना, इसलिए वो एक तरह से इनसिक्योरिटी में आते हैं फूड की। फिर इसमें आगे देखते हैं कि वो हैव द इधर द पुअर एंड द लैंड बेस एंड द वेरी लो एंड लैंड इन द प्रोडक्टिव एंड द आर द प्रोन, आप कह सकते हो प्रोन फूड सिक्योरिटी। अब आप कह सकते हैं कि वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत ही कम मतलब बहुत ही कम भूमि होती है या फिर काफ़ी पुअर होते हैं, ठीक है। वही एक तरह से उसका एक झुकाव है, या मतलब प्रोन का मतलब आप कह सकते हो कि आप एक तरह से झुकाव वगैरह कह सकते हैं, या उसमें लगे रहना होता है कि मोस्टली उनके लिए इनसिक्योरिटी का उनको सामना करने पड़ता है। अब आगे है कि जो पीपल है, जो लोग हैं वो अफेक्टेड रहते हैं नेचुरल डिजास्टर से, मतलब जो भी आपको प्राकृतिक आपदा आती है, सूखा होना, बाढ़ आना, ये चीज़ें तो इससे भी अफेक्टेड रहते हैं। वो हैव द माइग्रेट टू द अदर एरिया इन द सर्च टू वर्क, और जब इस तरह की कंडीशन होती है तो वे क्या करते हैं कि दूसरे स्थान पर अपने स्थानों को, रहने के स्थान को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और एमंग इन द मोस्ट फूड इनसिक्योरिटी, और उस कंडीशन में क्या होता है क्योंकि जब वो अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि उनके पास रोज़गार नहीं हो, तो रोज़गार से उनको फिर भी इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ेगा। ए हाई द एक्सीडेंट ऑफ द माल न्यूट्रिशन इन द प्रिविलेज इन द एमंग द वुमेन। आप कह सकते हो कि ज़्यादा कुपोषण की जो बीमारी होती है मोस्टली जो आप कह सकते हो कि वुमेन होती है उनके बीच ज़्यादा पाई जाती है। इन दिस द मैटर इज द सीरियस कंसर्ट एट इज द पुट इवन इन द अनबोर्न, आप कहते हैं अनबोर्न द बेबी एंड द रिस्क माल न्यूट्रिशन। आप कह सकते हो कि जो एक मैटर सीरियस काफ़ी कंसर्ट हमें दिखाई देता है कि जो भी मतलब माँ होती है, मतलब जो भी वो मतलब गर्भवती होती है तो उसके जो बच्चा होता है जो भी जन्मा नहीं है वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। कि माँ होगी तो बच्चा भी उसमें ज़्यादा उसमें जाने के चांसेस होते हैं। ए लार्ज प्रपोर्शनेट ऑफ द प्रेग्नेंट एंड द नर्सिंग द मदर। आप कह सकते हो कि ज़्यादा जो इनसिक्योरिटी में आती है वो जो आप अनुपात के जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं, क्योंकि वो कहीं पर तक काम कर ही नहीं सकती, या फिर नर्सिंग मदर होगी, या फिर जिनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, ये चिल्ड्रन जो भी बच्चे हैं छोटे छोटे 5 साल से नीचे, वो सभी एक आप कह सकते हो कि एक तरह से आप पार्ट होता है, सेगमेंट का एक पार्ट होता है जो काफ़ी इनसिक्योरिटी की पॉपुलेशन की काउंट में होता है, क्योंकि ये लोग बाहर जाके तो कुछ काम ही नहीं कर सकते, मोस्टली दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और ये माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यदि आप देखें कि अकॉर्डिंग टू नेशनल द हेल्थ एंड द फैमिली द सर्वे के अकॉर्डिंग देखें तो 1999 में जो बहुत सारी जो वुमेन है या मदर है उनकी तो अप्रोक्सीमेटली यदि आप जनसंख्या देखते हो 11 करोड़ जो औरतें हैं वो मोस्टली इसी कंडीशन में आती हैं, इनसिक्योरिटी फूड इनसिक्योरिटी काम में उसमें आती है अंडर में। फिर हमारा इसमें जो फूड इनसिक्योरिटी द पीपल आर दैट इज प्रपोर्शनेटली द लार्ज इन द सम द रीजन ऑफ द कंट्री। हम कह सकते हैं कि ज़्यादा जो इनसिक्योरिटी वाले जो लोग होते हैं बहुत सारे में सबसे ज़्यादा मतलब आपको दिखाई देते हैं, एक लार्ज क्वांटिटी में दिखाई देते हैं। सच एज इकोनॉमिकली द बैकवर्ड स्टेट एंड द हाई एक्सीडेंट द पॉवर्टी एक तो ट्राइबल एंड द रिमोट एरिया। मोस्टली क्या कह सकते हैं कि जो भी एक मतलब रीजन में जो भी पिछड़े हुए लोग हैं इकोनॉमी से, जो आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि जैसे कोई गरीबी, उनको एकदम गरीबी से परिचित, सब उनके घर चले गए बाढ़ में या कहीं पे भी चले गए, या फिर आप कह सकते हो कि सूखे में उनकी मतलब बहुत सारी चीज़ें उनकी बर्बाद हो गई या खेती ठीक रस्म। तो ये सारे ट्राइबल हो गए जो भी एक इस रिमोट एरिया में जिसे आप जनजाति कह सकते हैं, या रिमोट एरिया में जहाँ पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता है, लोगों को रोज़गार मिलना मुश्किल हो जाता है, या रीज़न मोर इन द पोर, आप कह सकते हो कि एक तरह से काफ़ी लगे रहते हैं वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर। तो ऐसे एरिया में तो काफ़ी इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ता है। इन द फैक्ट द स्टेट ऑफ द उत्तर प्रदेश, यदि आप उत्तर प्रदेश के ईस्ट में ईस्टर्न में देखें, पूर्व की दिशा में देखें, साउथ वेस्ट या पार्ट देखें तो बिहार देखें, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आप छत्तीसगढ़, पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, आर द महाराष्ट्र अकाउंट द लार्ज नंबर द फूड इनसिक्योरिटी पीपल इन कंट्री। यदि हम अपने देश की बात करें, इन स्टेटों की बात करें तो इसमें ज़्यादा क्या होता है कि लोग बाग इनसिक्योरिटी वो गरीब हैं,
ये जो स्टेट है काफ़ी गरीब होते हैं, उनको नेचुरल डिजास्टर है उनको काफ़ी सामना करना पड़ता है। फिर हमारा आता है कि जो हंगर होते हैं, जो भूख, मतलब कह सकते हैं कि हंगर मतलब भूख एक अनदर एस्पेक्ट है, एक आप कह सकते हो एक हिस्सा है, ठीक है, या नज़रिया आप कह सकते हो कि इंडिकेटिंग द फूड इनसिक्योरिटी। भाई भूख है तो इससे क्या होगा, हमें इंडिकेट करेगा कि वो एक तरह से इनसिक्योरिटी का एक पार्ट है, क्योंकि उनको ठीक तरह से खाना नहीं मिल पा रहा है तो इसलिए उनको भूखमरी हो रही है। तो हंगर इज़ नॉट ए जस्ट एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी। हम ये नहीं कह सकते कि भाई कोई लोग भूखा है तो पॉवर्टी के हम पॉवर्टी में एक्सप्रेशन करेंगे, लेकिन इट ब्रिंग द अबाउट इन द पॉवर्टी अटेनमेंट ऑफ द फूड सिक्योरिटी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जैसे यदि भूखमरी आएगी तो उससे क्या होगा कि वो एक तरह से पॉवर्टी, गरीबी को लाएगा। द अटेनमेंट ऑफ द फूड सिक्योरिटी, यदि आपको अटेनमेंट का मतलब प्राप्त करना है या प्राप्ति करनी है आपको किसकी, फूड सिक्योरिटी की, तो आपको एलिमेंटिंग करना पड़ेगा जो भी आपकी करंट भूख है, जो भी लोग भूखे रह रहे हैं, रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ द फ्यूचर हंगर, या आप इस तरह से कुछ ऐसे कदम उठाएंगे ताकि लोगों को भूखमरी से छुटकारा दिया सके, फ्यूचर में कुछ ऐसी कंडीशन आए ताकि उन्हें भूखमरी का सामना करना पड़े। तो आप एक तरह से एक टारगेट पे जा सकते हो फूड सिक्योरिटी के। हंगर हैज़ द क्रॉनिक एंड द सीजनल डायमेंशन। आप कह सकते हैं कि जो हंगर है, भूख है, वो दो तरह से हम उसको काउंट कराएं। एक तरह क्रोनिक होता है, एक सीजनल होता है। अब देख लेते हैं वन बाई वन कि किस तरह से है ये। आप देखते हैं जो क्रोनिक जो हंगर होते हैं, एक द कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ द डाइट परसिस्टेंटली एडक्वेट इन द टर्म ऑफ क्वांटिटी। भाई क्रोनिक का मतलब जो लगातार होने वाली, पिछले देशों से, कुछ पिछले सालों से काफ़ी लगातार होती आ रही है, उसका मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, कह दो आप कह सकते हो कि परिणाम, या फिर रिजल्ट कह सकते हो। जो डाइट है, जो भी डाइट ले लो, परसिस्टेंट मतलब लगातार, इन एडक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त में, मतलब जितना उन्हें चाहिए कि उससे कम उन्हें मिल रहा है, और इन टर्म क्वांटिटी में, मात्रा में, या फिर क्वालिटी में। इसका मतलब कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि क्रोनिकल हंगर वो चीज़ होती है, उस चीज़ों का परिणाम होती है जब लोग लगातार, आप अपर्याप्त मात्रा में, या जिनको खाने की जितनी क्वांटिटी या क्वालिटी है उससे कम भोजन कर रहा है वो लगातार, तो वो आपका क्रोनिक हंगर में आएगा। फिर हमारा इसमें कि जो आप कह सकते हो कि जो पुअर पीपल है सफ़र फ्रॉम क्रोनिक द हंगर द बिकॉज दे आर वेरी इन द लो द इनकम इन द टर्न इनएबिलिटी टू बाय इन द फूड इवन फॉर सर्वाइवल। आप कह सकते हो कि जो गरीब लोग होते हैं वो सफ़र होते हैं क्रोनिक हंगर से, क्योंकि लगातार उनके पास इतनी लो इनकम होती है और वो इनएबिलिटी होती है किसी फूड को कलम खरीदने के लिए, और इसलिए वो क्या होगा, अपने जीवन को ठीक तरह से नहीं जी पाते, तो वो लगातार उसकी चलती रहती है, एक तरह से वो एक तरह से एक साइकिल के रूप में चलता रहता है। तो यही हमारी क्रोनिक होगा। अब सीजनल हंगर क्या होता है, ये रिलेटिव होती है, एक साइकिल होता है, एक चक्र होता है फूड ग्रोइंग का एंड द हार्वेस्टिंग का। मतलब आप सीजनल का मतलब कहते हैं कि भाई कृषि में आपको मौसम, मतलब मौसमी से आपको क्या मिलता है, जो मौसम के अनुसार ही, मतलब जैसे बुआई की कटाई उसी टाइम रोज़गार मिलता है, उसी टाइम रोज़गार मिलेगा तो लोगों के वे अपने बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। तो ये एक साइकिल है, क्योंकि सीजनल में 3-4 महीने तो लोगों को काम मिलता था, बाकी के तो वो खाली बैठते हैं। तो इसी तरह से रामू की कंडीशन थी कि वो 3-4 महीने काम करता था, बाकी को उसको अब उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो वो किसके अंदर आता था, वो सीजनल हंगर के अंदर आता था। अब इन द ए प्रिवलेंट इन द रूरल एरिया, यदि आप उसमें मतलब ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो आप देख रहे कि जो उसमें लगातार, प्रिवलेंट का मतलब जो भी प्रचलित कह दो या जो चल रही है, बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर, क्योंकि हम अब देखते हैं कि जो सीजनल है, तो सीजनल जो हंगर है, सीजनल की जो कहते हैं इससे रिलेटिव क्या साइकिल है, जो फूड ग्रोइंग एंड द हार्वेस्टिंग का, जो सीजनल जो हंगर संकल्प वो कब डेवलप होती है और कब हमें दिखाई देती है, जब होता है कि जब हमारा जो फूड, मतलब उसको बीज लगाया जा रहा है या फिर आप कह सकते हो कि हार्वेस्ट हो रहा है, तो उस टाइम में जो भी पीरियड होगा बीच में हुआ, तो उस टाइम में उन लोगों को इस चीज़ की दिक्कत होती है। आप ऐसे दे सकते हो कि जो जैसे रामू की कंडीशन, तो 3-4 महीने क्या होता था कि वो मतलब उसको खाली बैठता था घर में, तो उस टाइम में उसके पास बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए भी उनको इतना पैसा नहीं होता था, और वो उस टाइम में उस भूख का उसकी फैमिली क्या करती, उसको फेस करती थी, वो सामना करती थी। तो उसको एक सीजनल हंगर के अंडर आता है। अब ये आप देखिए कि दिस ई प्रिवलेंट इन द रूरल एरिया, यदि आप ज़्यादातर देखिए जो आप ग्रामीण एरिया में आप देख सकते हो कि सब ज़्यादातर जो एक तरह से जो भी एक एक्टिविटीज़ है हमारी एग्रीकल्चर की, तो वो पूरा तरह से हमारे कुछ टाइम के ऊपर ही डिपेंड होती है इन द अर्बन एरिया बिकॉज द कैजुअल लेबर। और यदि हम उसमें देखें सीजनल में, भाई जो मतलब अर्बन एरिया में, शहर में आप देखेंगे तो जो कैजुअल जो लेबर होता है, जो मजदूर होता है, क्योंकि उनको एक दिन कभी काम मिलता है, कभी नहीं काम मिलता, जिस टाइम में उनको रोज़गार नहीं मिलता उस टाइम उनको ये सीजनल हंगर का सामना करना पड़ता है।
देयर इज़ द लेस वर्क ऑफ द कैजुअल कंस्ट्रक्शन द लेबर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, क्योंकि देखो आप ये देख सकते हो कि रेनी सीजन है, बारिश है, तो बारिश में तो कंस्ट्रक्शन का काम ही रुक जाती है। तो उस टाइम क्या है कि लोग वहाँ क्या होते हैं, जो मजदूर होते हैं उनको काम ही नहीं मिल पाता, और काम की वजह से ही उनको वो चीज़ें दिक्कत कर जाती है, उनको वे चीज़ें रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, पैसे नहीं होते उनके पास खाना खरीदने के लिए, और सीजनल हंगर का वो शिकार हो जाते हैं। तो इसमें दोनों क्वेश्चन पूछा सकता है वो कि व्हाट इज़ हंगर, तो हंगर या क्या, व्हाट टाइप ऑफ द हंगर, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। दिस टाइप ऑफ द हंगर एग्जिट, आप कह सकते हो कि जो इस टाइप का जो हंगर एग्जिट रहता है व्हेन द पीपल अनेबल टू गेट इन द वर्क ऑफ द इंटायर ईयर, और इस टाइप का जो हंगर है, भूख है, वो तब भी एग्जिट रहती थी यदि लोग बाग पूरे साल ही उनको काम ना मिले, तो उस टाइम भी उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। अब यदि आप देखें कि परसेंटेज ऑफ द हाउस होल्ड एंड विद द हंगर इंडिया की किस तरह से जो टाइप किस तरह की जो हंगर सीजनल क्रॉनिक थी, तो रूरल में देखें 1980 में तो आप देख सकते हो 60.2, मतलब ये थे, इतने लोग थे, और क्रॉनिकल में 2.3 थी, टोटल 80.3 थी। अब इसमें आगे धीरे धीरे क्या अर्बन में आप देख सकते हो 0.6 99 में, तो इसमें क्या आप कह सकते हो कि जो ये भी हंगर है तो धीरे धीरे कम हो रही है। यदि आप 1983 में और 1989 और 2000 में देखें तो ये कितना होगा 18.5 और 3.3, और यदि अर्बन में देखें 6.4 और 0.9 होगा। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे इसका जो ग्राफ है, या आप कह सकते हो कि इस तरह की जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे कम हो रही है। लोग बाग मतलब क्या है, गवर्नमेंट प्रयास करे ताकि लोग भूखे ना रहे। फिर हमारा कि परसेंटेज ऑफ द सीजनल देखे या फिर एज वेल क्रॉनिक हंगर देखे, तो डेक्लाइन इन द इंडिया सो अवॉइडेबल, को धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है ये क्रॉनिक आप या फिर सीजनल जो भी ये भूखमरी चल रही है वो कम हो रही है। इंडिया इज़ द एमिंग ऑफ द सेल्फ सफिशेंट इन द फूड ग्रेन सिंस द इंडिपेंडेंट। आप कह सकते हो कि जो भारत का जो भी एक तरह से एक लक्ष्य रहा है इंडिपेंडेंट के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में, तो उसका है कि आत्मनिर्भर बनना किसमें, फूड ग्रेन में, अनाज में। तो इंडिया इस तरह से लगातार प्रयास करती रहती है ताकि वो आत्मनिर्भर बने या अपने देश में तरह प्रोडक्शन कर पाए, ताकि इंडिया को चीज़ की कमी महसूस ना हो और कम से कम इंपोर्ट करे दूसरे देशों से। आफ्टर इंडिपेंडेंट द इंडिया इन द पॉलिसी मेकर एडोप्टेड ऑल द मेजर टू अचीवमेंट द सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड ग्रेन। अब इसके बाद अब स्वतंत्रता के बाद क्या होगा कि इस तरह की पॉलिसी बनाई गई है ताकि हम अचीव कर सकें, आत्मनिर्भर बन सके फूड ग्रेन में हर तरह से। इंडिया एडोप्टेड ए न्यू स्ट्रेटेजी इन द इंडिया, उसमें क्या क्या है कि जो भी भारत में एक नई स्ट्रेटेजी, नई व्यू रचना का एक तरह से आप कह सकते हो निर्माण हुआ है, ताकि जो भी एग्रीकल्चर है उसमें फूड ग्रेन क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी यूज किया है। तो इससे जो एक रिजल्ट था आपको 1966 में समथिंग इसमें आया था, तो आप कह सकते हो कि एक आया था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इससे क्या होता था, हरित क्रांति थी, तो इससे आया कि नए नए HYV बीजों का यूज किया। अब देखते हैं कि जो इंदिरा गांधी थी और जो प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, उन्होंने ऑफिशियल रिकॉर्ड किया एक पैसे स्ट्राइड ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब उसके लिए हमें एक ये क्या है कि एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन से ज़्यादा उन्नति हुई है, स्ट्राइड का मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। तो इसके लिए उन्होंने एक मतलब रिलीजिंग किया है, एक स्पेशल स्टैम्प एक टिकट किया है, ताकि हमने क्या है कि हमने वीट की क्रांति में, मतलब गेहूँ की क्रांति में अपना एक अचीवमेंट, मतलब सेल्फ आप कह सकते हो कि सेल्फ डिपेंड का एक अचीवमेंट स्टार्ट कर दिया है। तो उसमें सबसे ज़्यादा मतलब वीट में हमें सबसे ज़्यादा हमें बढ़ोतरी मिली है। अब धीरे धीरे सक्सेस मिली है। अब तो सक्सेस ऑफ द वीट वाज द लेटर द एल एप्लीकेटेड इन द राइस। और इसके बाद क्या किया कि जो ये भी हमें एक तरह से एक आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा मतलब गेहूँ में इन्होंने एक तरह से मतलब डेवलप हुआ था, तो धीरे धीरे उन्होंने वही चीज़ ग्रीन रेवोल्यूशन की राइस के ऊपर भी उन्होंने अप्लीकेबल किया वही प्रोसेस। तो इंक्रीजिंग द फूड ग्रेन वाज द हाइवर ए डिसप्रपोर्शनेट इन द हायर रेट ऑफ द ग्रो वाज द अचीवमेंट इन द उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। आप देख सकते हो कि जो भी ये फूड ग्रेन इसके बाद जो राइस है उसका जो अनुपात है सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी में जो इन्होंने ये पाया है, मतलब कि हमने राइस के ऊपर में भी बढ़ोतरी की, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन है मध्य प्रदेश का। आप कह सकते हो कि विच इज़ वाज द 44.1 एंड द 30.21 मिलियन टन। 15-16 में देखें तो आप उत्तर प्रदेश में इतने टन हुआ है 44.1 और ये मध्य प्रदेश में देखें तो 30.21। तो इसी तरह से कि टोटल फूड ग्रेन है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसमें हुआ आप कह सकते हो। तो ये एक तरह से आप रेशो है। आप 16-17 में देखेंगे तो उसमें चेंज हो गया, वो हो ज़्यादा बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड किया सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन क्या है फील्ड का, कि पहले कितना था आप 26.887 और उसका किस फिर ये मध्य प्रदेश में देखें तो उसमें 70.60 है। तो ये एक तरह से एक डाटा है।
तो धीरे धीरे क्या है, ये इनकी बढ़ोतरी हुई है। फिर आगे देखते हैं हम फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, कि क्या सिक्योरिटी है हमारी जो इंडिया में, जिसको हम इस तरह से, जो हमारा भी पूरे चैप्टर का टारगेट है, किस तरह से हमने फूड को सिक्योर किया है अपनी इंडिया में। अब हमारा है सिंस द, आप कह सकते हो सिंस द एडवेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द अर्लियर द 1970, आप कह सकते हैं कि 1970 के पहले ही इसका क्या हुआ कि हमारे एडवेंट का मतलब जो भी हमारे आगमन हुआ है हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन, द कंट्री हैज़ अवॉइडेड इन द फैमिनी इवन इन द ड्यूरिंग द एडवर्स वेदर कंडीशन, जो एडवर्स वेदर कंडीशन सूखा था, जैसे उड़ीसा वगैरह देश आप कह सकती है, वेस्ट उत्तर प्रदेश वगैरह देश, झारखंड, इस तरह के जो स्टेट थे तो उसमें भूखमरी पे वेस्ट बंगाल में आया था 1943 में। तो इस तरह की जो फैमिली वाली कंडीशन थी, भूखमरी से जो भी एक आप कह सकते हो कि महामारी टाइप में आप बीमारी, तो उससे तो छुटकारा मिला है, क्योंकि लोग वाग कितने अब इतने भोगे नहीं है, उसकी रस्म में क्या हुआ, आपकी कटौती हुई है कि स्टार्वेशन में। तो इस तरह की कंडीशन हमें आई नहीं है उसके बाद। तो आगे इसमें देखें, इंडिया हैज़ द बिकम द सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड ग्रेन ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर बिकॉज द वैरायटी ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन ऑल द इंडिया। अब ये जो भी आप कह सकते हो कि जो इंडिया में एक सेल्फ फूड ग्रेन में अनाज में तो एक तरह से आत्मनिर्भरता आई है, यदि हम पिछले 30 साल तक देखें, और बहुत सारी जो वैरायटी की क्रॉप भी उगी है हमारी पूरी कंट्री में। द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन, जो आप देख सकते हो कि जो जितना हमारे देश के पास अवेलेबिलिटी, चाहे हमारे स्टॉक के रूप में है, प्रोडक्शन के रूप में है, तो इवन द एडवर्स द वेदर द कंडीशन है, मतलब इतना सफिशेंट वो डेवलप कर लेते हैं कि यदि पूरी कंडीशन भी आ जाए, इस तरह की कंडीशन भी आ जाए, तो उससे हमारे देश का काम चल जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन है मिलियन टन। तो आप कह सकते हैं कि यदि हम 1960 के अकॉर्डिंग देखें, 60 और 61 में, तो आपको 80 था, और अब देखें कि यदि हम 90 और 20 में देखें 297 कितना मिलियन टन आया। यदि हम इसको करोड़ में देखें तो कितना आएगा, 29.7 करोड़। तो इस तरह से क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है धीरे धीरे। अब इसमें इसके आप कह सकते हो कि इसका डिस्कशन है, जो भी टेबल है, इन द विच ईयर डिड द आर द कंट्री द ग्रोथ, मतलब 200 मिलियन टन पर ईयर द मार्क्स पर फूड ग्रेन में 200 मिलियन से किसमें गया। तो इससे आप कह सकते हो कि इसके बाद 2010 के और 11 के बाद तो सब में 200 से ज़्यादा ही टन का डेवलपमेंट हुआ है। फिर इन द विच द डिकेड इन द डिड द इंडिया एक्सपीरियंस द हायर डिटेक्ट द इंडिया इन द फूड प्रोडक्शन की। आप देखते कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पिछले सालों से कहते काफ़ी फूड में मतलब क्या वो बढ़ोतरी होती चली गई है। तो इसमें इज द प्रोडक्शन इनक्रीज कंसिस्टेंट इन द इंडिया द सिंस, आप कह सकते हैं कि 2001 से 2001 से तो धीरे धीरे कंसिस्टेंट, मतलब धीरे धीरे लगातार वो बढ़ोतरी होती जा रही है। फिर ये लेवल है फर्दर पे आगे देखते हैं हम, व्हाट इज़ ए बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है, तो इसमें बफर स्टॉक का मतलब होता है कि स्टॉक होता है हमारे फूड ग्रेन का, नेमली द वीट एंड द राइट, मतलब जो भी हमारा गेहूँ का प्रोडक्शन हुआ, राइस का प्रोडक्शन है, प्रोक्योर बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फूड कॉर्पोरेशन इंडिया। मतलब प्रोक्योर का मतलब होता है कि खरीद, आप कहते हैं कि खरीद का बयोर, ये थे प्रोक्योर का मतलब कि ये क्या करती है कि जो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया है ये मतलब किसानों से खरीदती है, जो भी ये गेहूँ का स्टॉक है, मतलब गेहूँ है या फिर राइस इसको करते हैं, और उसका खरीद का ब्यौरा रखते हैं, उससे खरीद कर क्या करते हैं, गोडाउन में वो उसको फिल करती है। और ये किसके द्वारा होता है कि ये जो बनाई गई एक संस्था है, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई संस्था है, ये सब काम कौन करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको FCI बोलता था। FCI द परचेज द व्हीट एंड द राइस फ्रॉम द फार्मर इन द स्टेट वेयर देयर इज द सरप्लस प्रोडक्शन। और जो भी फूड सिक्योरिटी इंडिया में वो क्या करती है, गेहूँ और चावल को खरीदती है किसानों से, जिन जिन स्टों में मतलब स्टेटों में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, मतलब उनके स्टेट के बाद, उनके कंजम्पशन के बाद यदि बच जाता है तो वो वहाँ से उसको खरीद लेती है। जो फार्मर है, फार्मर आर द पेड ए प्री अनाउंसमेंट द प्राइस ऑफ द देयर क्रॉप्स, मतलब फार्मर को क्या किया जाता है कि उनकी फसल उगाने से पहले ही उनकी फसल का रेट उनको दे दिया जाता था, बता दिया जाता है कि तुम्हें यदि तुम भाई आप ये फसल इतनी उगाओगे तो इतने रुपए में हम आपकी 1 टन खरीद लेंगे इतना। तो उसी प्राइस को हम एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बोलते हैं, जिसे MSP बोलते हैं। मोस्टली एक नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं कि MSP व्हाट इज MSP, तो MSP का एक तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये है कि लोगों को, जो भी किसानों को एक तरह
तरह से इंसेंटिव्स किया जाता है, पारितोषित किया जाता है ताकि वो क्रॉप्स को उगाए। यदि आपको सपोज करो कि कोई डिजास्टर आ जाए, मतलब आपको बारिश आ जाए या फिर कुछ भी फ्लड आ जाए, तो उसमें यदि उनकी सपोज करो कोई दिक्कत हो जाए या उनको उसकी वजह से उनकी फसल नहीं खरीद रहा है कोई पे कि लोगों के पास, तो गवर्नमेंट उसको उस प्राइस पे खरीद लेगी। और वो ये भी कहते हैं कि यदि तुम्हें इस प्राइस से ज़्यादा पर मिल जाए कोई मार्केट में खरीदे तो आप वहाँ पे बेच सकते हो। द MSP द डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट, जो भी MSP है ये डिक्लेयर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा हर साल, बिफोर द सोइंग ऑफ द सीजन टू प्रोवाइड द इंसेंटिव इन द टू द फार्मर फॉर द रेसिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ द दिस क्रॉप्स। मतलब हर साल ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि जो भी सीजन होते हैं बोने से पहले, जो भी मतलब फसल को बोने से पहले, तो उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो ज़्यादा प्रोत्साहन किया जाता है, इंसेंटिव का मतलब प्रोत्साहन किया जाता है ताकि वो उस मतलब अपने क्रॉप्स को उगाए और ज़्यादा ज़्यादा उगाए, क्योंकि उनको मिनिमम प्राइस की सपोर्ट तो मिलती है कि तुम्हारा ये जो आपने फसल उगाई वो खरीदी जाएगी। द परचेज फूड ग्रेन आर द स्टोर इन द ग्रैंडरी। आप कह सकते हो कि जो भी वो फूड ग्रेन खरीदता है वो ग्रैंडरी या गोडाउन में मतलब स्टोर किया जाता है। डू यू नो कि वाई दिस द बफर स्टॉक इज द क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट। आप क्या आप जानते हो कि ये जो बफर स्टॉक है क्यों बनाती है गवर्नमेंट, उन्हें क्या जरूरत पड़ती है कि फूड्स की, ताकि बफर स्टॉक को बनाएं। दिस इज डन इन द डिस्ट्रीब्यूट द फूड ग्रेन इन द ए डेफिसिट एरिया। अब वे क्या करती है कि जो भी ये फूड ग्रेन बफर स्टॉक बनाएगी, ये जहाँ पे डेफिसिट एरिया, जहाँ पे मतलब आप कह सकते हो कि अनाज का प्रोडक्शन नहीं है तो बहुत कम होता है, तो उस एरिया में उस चीज़ को सप्लाई करती है अपने बफर स्टॉक से। मतलब बफर स्टॉक की सप्लाई भी करती है और खरीदती भी, इसका काम है फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का। वो वहाँ पे भी पहुँचाती है जैसे एरिया में हमें इनकी मतलब खाद्यान्नों की कमी होती है, और खरीदती भी है किसानों से, दोनों काम इसके होता है। एमंग इन द पुअर द स्ट्रेटा है। आप कह सकते हो कि जो भी एक तरह से ये स्तर है, स्ट्रेटा का मतलब एक तरह से तो स्तर है इस सोसाइटी का। तो मार्केट प्राइस आर नोन एज द इशू प्राइस। आप देखो ये क्या कह रहा है कि एक डेफिसिट एरिया द एमंग इन द पुअर द स्ट्रेटा, जो स्तर है ये ऑफ द सोसाइटी का, एज द प्राइस द लोअर देन द प्राइस रेट आल्सो द नोन एज द इशू प्राइस। मतलब ये कहते हैं कि जो भी भाई मार्केट प्राइस है, ये जो लोगों को, ये गरीबों को जो भी ये दिया जाता है, ये फूड ग्रेन दिया जाता है, वो मोस्टली क्या होता है कि उसकी जो मार्केट प्राइस में रेट होते हैं इनके वीट के, राइस के, तो उससे कम कीमत पर पुअर को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपनी फूड सिक्योरिटी की, अपनी नेसेसिटी जो भी डेली रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सके। तो जिस रेट पे वो उसको देती है गरीबों को, तो उसको क्या बोलते हैं, इशू प्राइस। तो पूछा जा सकता है व्हाट इज़ इशू प्राइस। तो इशू प्राइस वही होता है कि जो आप कह सकते हो कि जो मार्केट प्राइस से कम रेट पे इन गरीबों को प्रोवाइड किया जाता है, वही इशू प्राइस होता है। दिस वाज द हेल्प द रिसोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द स्टोर, मतलब ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द फूड। और ये जो किस चीज़ को सोल्व करने के लिए होती है कि जो शॉर्टेज होती है, कमी हो जाती है फूड की, एक एडवर्स वेदर में, कि कभी सूखा पड़ जाए या फिर फसल बर्बाद है, कि उस टाइम वो उसको शॉर्टेज या उसकी कमी को पूरा करने के लिए यूज़ होती है। ऑन द ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्लाइमेटिक मतलब आपदा आ जाए, कुछ आ जाए उस टाइम। तो अब हमारा ये बफर स्टॉक का, अब ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है तो उसको पूरा कवर हो जाएगा आपका ये अगले पार्ट में। और उसके बाद मैं 10th की इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करूँगी। बाकी का आप मैथ की सीरीज चलिए तो आप जाकर देख सकते हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।